Welcome to competitive exams. This is the ninth part of this paper and this part will include MCQs from general science. So question 81 is the approximation in which original length is very small as compared to final stretch one. वो कौन सा approximation है जिसमें original length final stretch length से बहुत कम होता है या बहुत छोटा होता है. So the correct option A, elastic approximation. The next question is the shortest wavelength for audible sound. Audible sound के लिए shortest wavelength कितना है? The correct option B 1.7 सेंटीमीटर. इसके अलावा अक्सर पूछा जाता है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है. वो फ्रीक्वेंसी जिसमें ह्यूमन ईयर्स आवाज सुन सकते हैं, तो वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक. इस फ्रीक्वेंसी रेंज के दरमियान ह्यूमन ईयर्स आवाज सुन सकते हैं. इसके अलावा अगर वेवलेंथ को देखा जाए तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो हमको पता है कि 1.7 सेंटीमीटर, और अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का देखा जाए तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है 17 मीटर. तो अगर कोई आवाज जो है उसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो तो वो भी हम नहीं सुन सकेंगे, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो वो भी हम नहीं सुन सकेंगे. इसके अलावा अगर वेवलेंथ 1.7 सेंटीमीटर से कम हो या 17 मीटर से ज्यादा हो तो फिर भी हम नहीं सुन सकेंगे. The next question is, a wire has a resistance of 6 ohm. It is cut into two parts and both the halves are connected in parallel. The new resistance is, अब एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस दी गई है कि 6 ओम है. इस वायर को दो हिस्सों में काट दिया गया. अब दो हिस्सों को कनेक्ट किया गया पैरेलल में. जो नया रेजिस्टेंस बन गया वो कितना बनेगा? तो चलिए इसको साथ. अब हमारे पास जो कंडीशन दिया गया है वो ये है कि जो वायर है उसको दो हिस्सों में काटा गया और दोनों हिस्से इक्वल है. जब काटा नहीं गया था तो उस टाइम उसकी रेजिस्टेंस 6 ओम थी. जब काटा गया दो हिस्सों में तो इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा. तो R1 हमारे पास दो रेजिस्टर्स बन जाएंगे वायर के काटने से. वायर के एक हिस्से को हम R1 कहेंगे और दूसरे हिस्से को R2 कहेंगे. क्योंकि इक्वल हिस्सों में काटा गया है तो R1 विल बी इक्वल टू R2. और कितना रेजिस्टेंस था पहले 6 था, दो हिस्सों में तकसीम किया गया तो दो पे डिवाइड करो. 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 ओम. अब हर एक हाल का जो रेजिस्टेंस है वो है 3 ओम. Now, according to the rule, the equivalent resistance of parallel resistors can be found as under. अब physics में जो rule है कि equivalent resistance हम find करने के लिए वो rule हम apply करते हैं. Normally trick यहाँ पे ये है कि लोग समझते हैं कि बस resistance divide हो गया क्योंकि दो पे तकसीम हो गया तो 3 आ गया, लेकिन that will not be the correct option. किस तरह फाइंड किया जाता है वो फार्मूला उसके लिए है 1 ओवर R इक्विवेलेंट. R E क्या होगा मतलब रेजिस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2. इसको सिंप्लीफाई करें तो R इक्विवेलेंट किया जाएगा R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 हमारे पास क्या है 3 और R2 भी 3 है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 3. So R equivalent will be equal to 3 multiplied by 3, 9, and 3 plus 3 is equal to 6. So 9 by 6, 9 को 6 से divide करो, so R equivalent will be equal to 1.5. So the correct option here is 1.5 ohm. इसका मतलब ये हो गया कि जो वायर था उस वायर को अगर जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम था उस वायर को अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर पैरेलल में लगाए तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा फाइनल रेजिस्टेंस वो आएगा हमारे पास 1.5 ओम. The next question is, by which process both salt and water will be recovered from a common salt solution? Common salt solution का मतलब ये है कि नमक को पानी के साथ मिलाए तो उसको हम common salt solution कहते हैं. तो पूछा गया है कि कौन से अमल के तहत हम पानी और साल्ट को अलग कर सकते हैं. तो the correct option A, evaporation. Evaporation basically क्या चीज है? Evaporation is a process in which a liquid turns into gas. लिक्विड गैस में बदल जाता है. इसका मतलब ये है कि जब पानी गैस में बदल जाती है तो पानी भी अलग हो जाएगी और जो नमक है वो खुद ब खुद नीचे रह जाएगी. फिर एक और इसमें दिया गया है ऑप्शन डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन असल में क्या चीज है? डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय यूजिंग सेलेक्टिव बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन. इसमें हम क्या कहते हैं? इसमें हम कंपोनेंट्स या सब्सटेंस को एक दूसरे से अलग करते हैं, लेकिन किसके जरिए? सेलेक्टिव बॉइलिंग और कंडेंसेशन के जरिए. इसका मतलब ये है कि एक चीज है उसका बॉइलिंग पॉइंट लेट सपोज 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम बॉइलिंग सिर्फ 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक करेंगे क्योंकि वो चीज बॉयल हो जाए और बाकी जितने भी चीजें वो रह जाए. एक और है वो सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या चीज है? इट इज अ ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट.
नॉर्मली कैसा होता है, अगर बर्फ है तो बर्फ जो है वो कन्वर्ट होगा लिक्विड को, फिर लिक्विड गैस बन जाएगा, डायरेक्ट बर्फ से गैस नहीं बन जाता। लेकिन कुछ कंपाउंड्स या कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी है जो कि साइलेंट होते हैं, लेकिन साइलेंट से वो लिक्विड को कन्वर्ट नहीं होते, साइलेंट से वो डायरेक्ट गैस को कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। The next question is, which one of the following elements the drum of a photostat machine is made up of? जो photostat machine का ड्रम है वो कौन से एलिमेंट से बना होता है? The correct ऑप्शन बी सिलीनियम, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सिलीनियम से बना हुआ हो, क्योंकि जो ड्रम ऑफ फोटोस्टेट मशीन है दैट इज मेड आउट ऑफ सीमी कंडक्टर, एक सीमी कंडक्टर से बना होता है। और वो सीमी कंडक्टर सिलीनियम भी हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है, या सिलिकॉन भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। The next question is, the force exerted by a uniform electric field in a dipole is, एक डायपोल है उसमें जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फोर्स एक्सर्ट करता है, तो वो किस तरह का फोर्स है? The correct option here is that force will be parallel to the electric field. The next question is, vitamin B3 is also known as, vitamin B3 का दूसरा नाम क्या है? So the correct option here, option C niacin। इसके अलावा थियामीन भी दिया गया है, so थियामीन जो है वो विटामिन B1 का दूसरा नाम है, और राइबोफ्लाविन भी दिया गया है तो वो विटामिन B2 का दूसरा नाम है। The next question is, the branch of medicine dealing with eyes and related diseases is called, मेडिसिन का वो कौन सा ब्रांच है जो कि आंखों और इसके रिलेटेड डिजीजेस को डील करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्थेल्मोलॉजी। इसके अलावा इसमें दिया गया है कि ऑब्स्टेट्रिक्स, तो वो क्या चीज है? ऑब्स्टेट्रिक्स इज द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न ऑन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द पोस्टमार्टम पीरियड। मतलब बेसिकली जो प्रेगनेंसी से डील करता है तो उसी ब्रांच को हम ऑब्स्टेट्रिक कहते हैं। फिजियोलॉजी दिया गया है, सो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो किस तरह वर्क करते हैं, इसको स्टडी के लिए हम फिजियोलॉजी कहते हैं इसको स्टडी को। इसके अलावा हेमाटोलॉजी है, सो हेमाटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द कॉज, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस रिलेटेड टू ब्लड। सिंपल बात ये है कि ब्लड से जितने भी रिलेटेड डिजीजेस है उसको स्टडी करने को हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which is the outermost planet in the solar system? solar system में outermost planet कौन सा है? यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाती है कि प्लूटो जो है वो outermost planet है, लेकिन प्लूटो नहीं है। Here the correct option is ऑप्शन सी नेपच्यून। लेकिन सवाल ये है कि प्लूटो क्यों नहीं? द रीजन बीइंग कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने 3 क्राइटेरिया रखी है, अगर कोई प्लेनेट इन 3 क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हो तो तभी उसको प्लेनेट कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज उसको प्लेनेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो 3 क्राइटेरिया क्या है? इट इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन, कि ये सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करेगी, ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया भी प्लूटो पूरी उतरती है क्योंकि ये सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती है। इट हैज सफिशिएंट मास टू एज्यूम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, अ नियरली राउंड शेप। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि इसका इतना मास हो कि ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को एज्यूम कर सके, या ये हम कैसे पता चले कि हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इसने एज्यूम किया है? मतलब तभी पता चलेगा जब इसका जो शेप है वो नियरली राउंड होगा। जो प्लूटो है उसका शेप नियरली राउंड है। जो तीसरी क्राइटेरिया है वो ये है कि इट हैज क्लियर द नेबरहुड, इसने नेबरहुड क्लियर किया हो, जो जिस ऑर्बिट में वो घूमता हो वो नेबरहुड जो बनता है इसका वो क्लियर किया हो। लेकिन जो प्लूटो है वो तीसरी क्राइटेरिया भी पूरी नहीं उतरती, बाकी 2 क्राइटेरिया भी पूरी उतरती है। जबकि तीसरी क्राइटेरिया भी पूरी नहीं उतरती तो इसी वजह से उसको अब ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है। इसके अलावा एक लिस्ट दिया गया है, जो साइड पे टेबल है उसमें जो है वो प्लैनेट्स के नाम है, उसका डायमीटर है, उसका डिस्टेंस है, ये देख ले आप। अक्सर एग्जाम में आता है कि कौन सा प्लैनेट जो है उसका सन से कितना डिस्टेंस है या डायमीटर कितना है। जिस तरह की मरकरी है, मरकरी का डिस्टेंस सन से बनता है कोई 5 करोड़ 79 लाख। इस तरह सन का अगर डायमीटर का देखा जाए तो सन का डायमीटर बनता है 13,91,400। फिर अर्थ का अगर देखा जाए तो अर्थ का जो डायमीटर है वो है 12,756, और जो सन से इसका डिस्टेंस बनता है वो बनता है 14 करोड़ 96 लाख। तो बाकी देखा अगर आपसे सबसे आखिर में अगर देखा जाए तो वो है नेपच्यून। नेपच्यून का जो डायमीटर है वो है 49,528, लेकिन जो डिस्टेंस है सन से वो काफी बड़ा है, इसको देख ले आप। इसके अलावा अगर प्लैनेट्स में देखा जाए कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो डायमीटर को देखा जाए तो जुपिटर का सबसे बड़ा डायमीटर है वो है 1,42,984। अगर सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट को देखा जाए तो डायमीटर को देखे सबसे कम जो डायमीटर है वो मरकरी का है, वो है 4,879।
The next question is deficiency of vitamin A results in. विटामिन ए की जो डिफिशियंसी है वो कौन सी बीमारी का बायस बनती है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस काज करती है। इसके अलावा रिकेट्स किस चीज से काज होती है? रिकेट्स इज काज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम। विटामिन डी या कैल्शियम की कमी की वजह से रिकेट्स काज होती है। स्कर्वी किस चीज से काज होती है? स्कर्वी इज काज बाय नॉट हैविंग इनफ विटामिन सी। इसके अलावा जो हेयर फॉल है, हेयर फॉल इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन। डिफिशियंसी दो बार लिखी गई है, मतलब ये है कि आयरन डिफिशियंसी की वजह से हेयर फॉल काज होती है। सो हियर इट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम स्टे ब्लेस्ड।